वेलकम चिल्ड्रंस। इससे पहली वीडियो में हमने आर्थिक जीवन के उद्विकास के बारे में पढ़ा था। आज हम चर्चा करेंगे परिवार के उद्विकास के बारे में। जिस प्रकार से हमारे समाज का उद्विकास हुआ है, मानव शरीर का उद्विकास हुआ है, ठीक उसी प्रकार से पारिवारिक उद्विकास भी विभिन्न विचारकों के द्वारा बताया गया है और उन विचारकों में प्रमुख है मॉर्गन और बेकोफन। बेकोफन का मानना है कि प्रारंभिक अवस्था में जो पारिवारिक जीवन था वो बहुत ही अनिश्चित और शिथिल था। उस समय कामाचार की स्थिति थी, इसलिए जो पितृत्व था वो भी अनिश्चित था। लेकिन धीरे धीरे इस अवस्था में परिवर्तन आया और बहुपति विवाही परिवारों की स्थापना हुई। जब जीवन यापन के साधनों में वृद्धि हुई तो बहुपत्नी विवाहों का उदय हुआ। सभ्यता, संस्कृति, इनके विकास के साथ साथ विवाह और परिवार से जो संबंधित विचार हैं उनमें भी क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिले। स्त्री और पुरुष के समान अधिकारों की घोषणा या धारणा विकसित हुई और एक विवाही परिवारों की स्थापना हुई। मॉर्गन ने उद्विकास के जो परिवार का उद्विकास है उसके लिए ये 5 स्तर बताए हैं। सबसे पहला उन्होंने बताया संरक्त परिवार। देखिए, इस अवस्था में जो प्रारंभिक अवस्था समाज की थी उसमें यौन संबंध स्थापित करने के लिए कोई भी नियम नहीं थे। जो जिसके चाहे यौन संबंध स्थापित कर सकता था। यहाँ तक कि जो परस्पर सगे भाई बहन थे उनमें भी यौन संबंध होते थे। इसलिए ऐसे परिवारों को संरक्त परिवार कहा गया। दूसरा आया समूह परिवार। इस प्रकार के परिवार में एक परिवार के जितने भी भाई थे उनका विवाह दूसरे परिवार की सभी बहनों के साथ होता था और प्रत्येक व्यक्ति सभी स्त्रियों का पति होता था तथा प्रत्येक स्त्री सभी पुरुषों की पत्नी। अर्थात क्या है, साधारण शब्दों में यदि बताया जाए तो ये है कि मान लीजिए कि एक परिवार में 5 भाई हैं और दूसरे परिवार में 5 बहनें हैं, तो उनका समूह विवाह कराया जाता था और प्रत्येक लड़की प्रत्येक लड़के की पत्नी मानी जाती थी। यानी कि वे उन पांचों की पत्नियां होती थी और वे पांचों उन पांचों के पति होते थे, जो चाहे जिसके साथ यौन संबंध स्थापित कर सकता था। इसके बाद तीसरी अवस्था बताई है सिंडे इस्मियन परिवार। ये ऐसा परिवार था जिसमें एक व्यक्ति का विवाह एक ही स्त्री से होता था, लेकिन वह व्यक्ति परिवार में जितनी और विवाहित स्त्रियां होती थी उन सब से यौन संबंध रख सकता था। इसके बाद अगली अवस्था इन्होंने बताई पितृसत्तात्मक परिवार। ये परिवार की ऐसी अवस्था थी जिसमें परिवार के ऊपर पुरुष का आधिपत्य होता था। अर्थात परिवार का संचालन जो करता था, परिवार का जो मुखिया होता था वो एक पुरुष होता था और वो एक से अधिक पत्नियां रख सकता था और स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष के अधिकार जो है वो परिवार में ज़्यादा थे। इसके बाद अंतिम स्तर इन्होंने बताया एक विवाही परिवार। पारिवारिक उद्विकास के क्रम का यह सबसे अंतिम स्तर माना जाता है, जो कि आधुनिक काल में, आधुनिक समाज में देखने को मिलता है। इसमें एक पुरुष एक समय में एक ही स्त्री से विवाह करता है, अन्य किसी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। यदि वो ऐसा करता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। और यहाँ पर स्त्री और पुरुष दोनों की समानता है और ये इसी समानता पर आधारित होता है।
तो इस प्रकार मॉर्गन ने पारिवारिक उद्विकास के लिए इन 5 स्तरों को बताया कि किस प्रकार परिवार एक स्तर से दूसरे स्तर तक होकर गुजरा है, किस प्रकार से परिवार का उद्विकास हुआ है। बेकोफन ने भी इस बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए। अब हम बात करते हैं धर्म के उद्विकास के बारे में। जो धर्म का उद्विकास है वो टायलर ने दिया, और जो टायलर है वो धर्म का उद्विकास बहुदेववाद से एक देववाद या एकेश्वरवाद की ओर मानता है। उनका मानना है कि पहले प्रचलित जो व्यवस्था थी, जो धार्मिक स्तर था, वो बहुदेववाद का था, अर्थात बहुत सारे देवी देवताओं का उदय हो चुका था, उनकी पूजा की जाती थी। लेकिन धीरे धीरे ये बदलकर एकेश्वरवाद में आ गया, एक देववाद में आ गया। प्रारंभ में मानव ने प्रत्येक जो भी प्राकृतिक शक्ति थी उसके पीछे एक देवता की कल्पना की, जिस कारण से बहुदेववाद का जन्म हुआ, और इसमें जो है कई देवी देवताओं की पूजा और अर्चना की जाने लगी। लेकिन आज जो धारणा प्रचलित है वो एक ईश्वर की धारणा है, उसके नाम और स्वरूप अलग अलग हैं। हम उस एक ईश्वर को अलग अलग स्वरूपों में और अलग अलग नाम से जानते हैं और उसकी पूजा अर्चना करते हैं। लेकिन मान्यता ये है कि एक कोई निराकार शक्ति है, कोई एक निराकार परब्रह्म है, कोई एक निराकार दैवीय शक्ति है जो इस संपूर्ण सृष्टि का संचालन कर रही है। तो ये बातें जो हैं टायलर ने बताई। इसके बाद जो कला है वो कला भी हमारी विभिन्न स्तरों से होकर गुजरी है। कला के बारे में H.C. हेडन का मानना है कि कला जो है विभिन्न स्तरों से होकर गुजरी है, उसका विकास हुआ है, और उस विकास के इस क्रम में उन्होंने 3 स्तरों को बताया। सबसे पहला प्राकृतिक स्तर, दूसरा प्रतीकात्मक स्तर और तीसरा ज्यामितीय स्तर। प्रारंभ में मनुष्य जो था प्राकृतिक दृश्यों को, प्राकृतिक चीज़ों को ज्यों का तो चित्रित करता था, जैसा दिखाई दिया वैसे ही उसने चित्रित कर दिया, वैसे ही उतार दिया। फिर उसने जो है कुछ प्रतीकों के माध्यम से जो है वस्तुओं को चित्रित करना शुरू कर दिया, और उसके बाद रेखा चित्रों के माध्यम से कला का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। जैसे हम आधुनिक कला को यदि हम देखते हैं तो आधुनिक कला में बहुत सारे ऐसे आयाम हैं, बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है। ब्रश के द्वारा की जाती है, बालों के द्वारा की जाती है, कपड़े के द्वारा की जाती है, धागों के द्वारा की जाती है, वस्तुओं के द्वारा चित्रण किया जाता है, चित्रकारी की जाती है, पेंटिंग की जाती है। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में ऐसा नहीं था। प्रारंभिक अवस्था में व्यक्ति जो है जिस चीज़ को जिस प्रकार प्राकृतिक रूप में देखता था उसी रूप में चित्रित करता था। लेकिन आज मनुष्य अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को भी जो है कैनवास पर चित्रित करता है। तो इस प्रकार से J.C. हेडन ने कला के उद्विकास को लेकर 3 स्तर बताए: प्राकृतिक, प्रतीकात्मक और ज्यामितीय स्तर। अब हम बात करते हैं सामाजिक उद्विकास के कारकों की। ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो सामाजिक उद्विकास को प्रोत्साहित करते हैं, प्रभावित करते हैं और उसे होने के लिए प्रेरित करते हैं। तो सामाजिक उद्विकास के कारकों के बारे में ऑकबर्न ने बताया, और ऑकबर्न ने सामाजिक उद्विकास के ये निम्नलिखित 4 कारक बताए। सबसे पहले बताया आविष्कार। देखिए, समाज में सबसे अधिक परिवर्तन अगर लाते हैं तो वे आविष्कार लाते हैं। आविष्कारों के द्वारा ही समाज में सबसे ज़्यादा सामाजिक परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। आविष्कार जो हैं मनुष्य की मानसिक योग्यता, उनकी मांग, उनकी इच्छा और उनके जो सांस्कृतिक तत्व होते हैं उन पर आधारित होते हैं, और इनकी उपलब्धि जितनी अधिक होगी समाज में उतने ही ज़्यादा आविष्कार होंगे, और जितने ज़्यादा आविष्कार होंगे उतने ही ज़्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, आविष्कार को लेकर यदि हम बात करते हैं तो नई नई मशीनों का आविष्कार हुआ, नए नए गैजेट्स का आविष्कार हुआ,
जिनकी वजह से लोगों ने उनका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और उनके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन देखने को मिलते हैं। आविष्कारों की वजह से मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष, सामाजिक पक्ष, आर्थिक पक्ष, राजनैतिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, हर प्रकार का जो पक्ष है वो प्रभावित होता है। आविष्कारों की वजह से हर प्रकार के पक्ष में हमें परिवर्तन देखने को मिलता है। रहन सहन का स्तर हो, खान पान का ढंग हो, पहनावा हो, त्यौहार मनाने के तरीके हों, उत्पादन की प्रणाली हो, सब कुछ जो भी परिवर्तन हमें देखने को मिलता है वो आविष्कार के आधार पर ही, आविष्कार की वजह से हमें देखने को मिलता है। दूसरा जो इन्होंने बताया वो बताया संचय। संचय से मतलब होता है एकत्रित करना। किसी भी संस्कृति का तत्व का जो संचय है, अगर वो जैसे का तैसा बढ़ता है तो वह और भी ज़्यादा समृद्ध होती जाती है और इससे आविष्कार के अवसर भी बढ़ जाते हैं। अर्थात हमारी संस्कृति जिस प्रकार की है, यदि उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता तो वो एज इट इज उसी स्वरूप में अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र कर दी जाती है और इस वजह से वो और भी ज़्यादा समृद्ध हो जाती है। उसके जो सांस्कृतिक तत्व है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई मिलावट नहीं होती। तीसरा इन्होंने बताया प्रसार, डिफ्यूज़न। देखिए, एक समाज में बहुत सारे आविष्कार किए गए और जब उन आविष्कारों का प्रसार किसी दूसरे समाज में होता है तो सामाजिक विकास और परिवर्तन बहुत ही व्यापक होते हैं और बहुत ही जल्दी से देखने को हमें मिलते हैं। भाई, किसी भी एक समाज में मान लीजिए अमेरिका ने कोई नई चीज़ ईजाद की, कोई नया आविष्कार किया और उसका प्रसार दूसरे समाजों में किया, दूसरे राष्ट्रों में किया। जैसे भारत है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, चाइना है, रूस है, जितने भी बहुत सारे देश हैं उनमें उन्होंने उसका प्रसार किया, उसमें उनको फैलाया। तो अमेरिका में तो परिवर्तन हो ही रहा है, लेकिन उस आविष्कार को अन्य देशों के द्वारा अपनाने के बाद उन देशों में भी हमें सामाजिक परिवर्तन देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इस प्रकार जो प्रसार है, जो डिफ्यूज़न है, वो भी सामाजिक उद्विकास को बढ़ावा देता है। और इसका आखिरी पॉइंट है सामंजस्य, एडजस्टमेंट। इसे अनुकूलन भी कहा जा सकता है। देखिए, विभिन्न समाजों में तथा अपने ही समाज में बहुत सारे अलग अलग संगठन हैं, समूह हैं और संस्थाएं हैं। यदि उनके बीच में अनुकूलन बढ़ता है, उनके बीच में एडजस्टमेंट होता है, उनके बीच में सामंजस्य बढ़ता है, तो भी शीघ्र परिवर्तन देखने को मिलते हैं, क्योंकि एक अंग में परिवर्तन दूसरे में परिवर्तन पैदा करता है। अर्थात जितने भी समाज के अंग हैं, समूह है, संगठन है, संस्थाएं हैं, समिति हैं, यदि ये सारे एक साथ जुड़े होंगे, इनमें एडजस्टमेंट होगा, तो यदि एक में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन का प्रभाव अन्य सभी अंगों पर भी पड़ता है। इसलिए सामंजस्य भी सामाजिक उद्विकास में सहायता प्रदान करता है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किस प्रकार सामाजिक जीवन में हमें उद्विकास देखने को मिलता है, हमारी संस्कृति में कैसे उद्विकास हुआ, हमारा आर्थिक जीवन किस प्रकार एक स्तर से दूसरे स्तर से होकर गुजरा, उसी प्रकार से हमारा परिवार भी 5 अवस्थाओं से होकर गुजरा है। हमारी कला का उद्विकास हुआ, हमारे धर्म का स्वरूप बदला, और ये सब किस वजह से हुआ? उद्विकास के कारण हुआ। और उद्विकास के कारकों के बारे में हमने अभी चर्चा की है कि ऐसे कौन कौन से कारक हैं जो उद्विकास को प्रभावित करते हैं, समाज में उद्विकास के लिए वे प्रेरित करते हैं।